फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक का नाम है, थर्ड चैप्टर 11th क्लास, इसमें हमारा थर्ड वीडियो होगा। प्रीवियस वीडियोस में आपने पूरा क्लासिफिकेशन देखा, एलिमेंट्स को कहाँ कैसे अरेंज करते हैं, उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और IUPAC नेमिंग कैसे होती है, ये सब कुछ हमने डिस्क्राइब किया। अब हम आगे बढ़े और इस वीडियो में अब आप सीखने वाले हो प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के कंसेप्ट्स क्या क्या आप अप्लाई करेंगे वो सब। तो बच्चों, पहली प्रायोरिटी आपको ये देना है कि कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका परफेक्ट है कि नहीं, ये पहली ज़रूरत है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, पार्शियल फील्ड। तो अगर ये थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हो आप, तो आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कॉन्फ़िगरेशंस की वीडियोस ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर इसको आगे डिटेल देखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, आपके सिलेबस में अगर मैं कहूँ तो स्कूल एग्जाम में खासकर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि किसी भी एलिमेंट में आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने को आता है। अब होता क्या है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल की मेमोरी अच्छी है, आपने याद कर रखा है, तो आप न्यूमेरिकली सॉल्व भले न कर पाए पर आपको उसकी पोजीशन मालूम है, तो आप किसी भी एलिमेंट का टेबल में ये बता सकते हो कि वो इस पीरियड में है और इस ग्रुप में है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग में आता है, स्कूल्स में लिखने को आता है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर आपको चाहिए कि आप एक प्रोसीजर सीखें कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पीरियड का नंबर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पीरियड। तो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पीरियड, किसी भी एलिमेंट के पीरियड का नंबर हमें बताना है। तो क्या करें, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे केस में जब हमको पीरियड का कैलकुलेशन करना है और वो भी राइटिंग में करके टीचर को दिखाना है, मार्क्स लेना है, तो ऐसे केस में अब आप क्या करोगे, सबसे पहले उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देने के बाद स्वाभाविक अब ये तो बनना चाहिए आपसे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ सेल यानी n, नंबर ऑफ सेल की जो हाईएस्ट वैल्यू है वही पीरियड नंबर कहलाएगी। यानी आप क्या समझे कि आफ्टर राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सेल इज कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसमें हाईएस्ट n पता करोगे और फिर आप बोलोगे हाँ ये इस पीरियड में है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि एल्यूमिनियम 13 ये कौन से पीरियड में है, तो स्वाभाविक बात है हमको पीरियोडिक टेबल अगर रटा है तो हम तो तुरंत बता देंगे कि एल्यूमिनियम भाई ऐसा है कि थर्ड पीरियड में है। लेकिन ओरल नहीं बताना है, आपको ये राइटिंग में करके दिखाना है। कैसे समझाओगे, या किसी को नहीं मालूम है तो कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे देखिए एल्यूमिनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन 13 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए बच्चों? 2 2 4 6 10 हो गए। फिर इसके बाद आएगा कौन? 3s2 3p1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है एल्यूमिनियम का। अब देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, तो आप देखोगे ये नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ पीरियड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में है। ऐसे आप समझाओगे। लेट मान लो आपसे कोई बोले पोटेशियम 19 कौन से पीरियड में है, तो आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप बोलोगे टीचर को कि हियर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोटेशियम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ सेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, देयरफॉर द पोटेशियम इज क्लासिफाइड इन फोर्थ पीरियड। ओके बच्चे, बनेगा? लेट मान लो आपसे कोई बोले क्रोमियम 24 का बताओ, तो आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d5
4s1 ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। नेचुरली मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते बनता है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो जरूर देखिए और उसमें आप समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्रोमियम 24 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या मिल रही है बच्चों? 4, यानी क्रोमियम प्रेजेंट इन 4th पीरियड। बस इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनयूजुअली कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाता कि कोई टीचर आपको एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट दे देगा और बोलेगा चलो इसका पीरियड बताओ, क्योंकि जो सिलेबस है वो भी कॉन्फ़िगरेशन को जनरल प्रैक्टिस में जब बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 36 तक ही है, तो आप उस उतने पे तो परफेक्ट ही रहिए और फिर बाकी जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन भी लिख पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसर्न अबाउट द सिलेबस। ओके बच्चे, ठीक है। चलिए अब हमको पीरियड नंबर का तो कैलकुलेशन हो गया, अब ये ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, ये बहुत ट्रिकी है, इवन एक कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें कि हमको ये पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, ये पता करना बहुत सरल है। पहला तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आपको पीरियोडिक टेबल तो आपके ब्रेन में है, रटा है, अगर तो आप क्या बोलोगे, तुरंत बता दोगे यार इस ग्रुप में है, अच्छा इस ग्रुप में है, क्योंकि आपको टेबल याद है विदाउट एनी नॉनसेंस कोड, डायरेक्ट याद है, आप बता दोगे। लेकिन राइटिंग प्रोसीजर ऐसा नहीं होता, जब आप लिखते हो तो फिर आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। कैसे, देखिए अब हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ पीरियड की जगह क्या, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ पीरियड की जगह बच्चे अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप में पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि लेफ्ट में दो एस ब्लॉक की लाइंस हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अंडरस्टूड है, दीज आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप और एज वेल एज सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में एल्कलाइन मेटल है, सेकेंड में एल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर बीच में 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, फिर उधर 6 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, यानी मुझे S से P ब्लॉक जाने के लिए 10 का जंप मारना पड़ता है, 10 के आगे जाना पड़ता है। तो अब आप ध्यान लगाना कैसे। पहला, अगर मैं इसको कहूं कि मैं इसको आपको 4 हिस्सों में समझाना चाहूं, और अगर S ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, D ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, P ब्लॉक का कोई एलिमेंट है और F ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, तो हम उसका ग्रुप नंबर कैसे पता करें। एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है उसमें आप रूल बनाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS सब सेल। एस ब्लॉक के लिए आप रूल बनाओ क्या, कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उस आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में NS सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, NS1 या NS2, इसके अलावा तो हो नहीं सकता, यार या तो ग्रुप नंबर 1 होगा या तो ग्रुप नंबर 2 होगा। वैसे भी आपको याद रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसको राइटिंग से समझाओगे तो टीचर को ये बताओगे कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और इसमें नंबर ऑफ ग्रुप पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता हूँ, और उस कॉन्फ़िगरेशन में जो NS सबसेल यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ NS सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जो कि या तो 1 होगा या तो 2 होगा, उस नंबर को ही मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर बच्चे, ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। डी ब्लॉक का हमने OMEC आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। ये तो डी ब्लॉक का OMEC है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन N-1 D में भी होता है और NS में भी होता है। तो आप इसमें याद रखो कि नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N-1 D एंड NS सबसेल। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए आप बोलोगे ग्रुप नंबर क्या होगा, तो बोले मैं पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करूंगा और फिर उसमें N-1 D में जितने इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लूंगा और NS में सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा।
तो ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। बाकी मुझे प्रैक्टिकली तो ये मालूम है कि ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के लिए 3 से लेके 12 तक होता है। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे करके 12 नंबर तक ग्रुप्स आते हैं और 13 से 18 फिर पी ब्लॉक होता है। अब आप पी ब्लॉक पे ध्यान दीजिए, तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में कौन है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10। तो जब आप पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर बोलोगे तो बोलोगे 10 प्लस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और फिर पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 होता है। यानी बीच में 3 जो 2 के बाद 3 से लेके 12 तक का जो 10 का गैप आता है वहां डी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे आप 10 का जंप लोगे, 10 प्लस। अब पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? NS2 NP1 से लेके NP6 तक होता है। पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेके NP6 तक होता है। तब आप क्या करोगे? 10 प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS एंड NP सबसेल। NS और NP सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लोगे, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और 10 प्लस NS में जितने इलेक्ट्रॉन है वो प्लस NP में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, उनको जोड़ लेंगे। आप पेयर अनपेयर पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन को सम कर लेंगे तो हमको ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के एलिमेंट का पता चल जाएगा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना बहुत बहुत सरल है बच्चे। इतना सरल है, देखिए मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का सिखाया था तो मैंने बताया था कि लैंथेनम जो थर्ड ग्रुप में है उसके बाद से आप लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड सीरीज पढ़ते हो और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में रखा गया है, माना गया है। तो इसका एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा तो इसमें नो डाउट ग्रुप नंबर इज ऑलवेज ओनली एंड ओनली 3, ना कम ना ज्यादा। इतना सरल है। तो एफ से कोई क्वेश्चन खास बनने का नहीं है, कॉम्पिटिशन में जरूर आता है कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये बताओ भाई कौन से ग्रुप में है, तो बच्चा जो पढ़ा है वो तुरंत बोलता है भाई थर्ड ग्रुप में। एस ब्लॉक का बहुत सरल होता है। पी और डी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कब? जब उनका नॉलेज बढ़ता जाता है तो आगे वो बहुत वेराइटीज सीखते हैं, अनपेयर, पेयर, तरह तरह की बातें आती हैं, तो बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूजन में हो जाते हैं। अच्छा इसमें पेयर होगा, उसमें अनपेयर होगा, इसमें बिना पेयर वाला होगा, पूरा वाला होगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ने के बाद फिर कंफ्यूजन तो होता है, और कंफ्यूजन तभी होता है जब कंक्लूजन अच्छा नहीं होता है। तो यू हैव टू कंक्लूड बेस्ट। आपको जितना कंक्लूजन अच्छा रहेगा कंफ्यूजन उतना कम होगा। बाकी पढ़ने वाले को कंफ्यूजन तो होता ही है, जो नहीं पढ़ता उसको क्या कंफ्यूजन होगा भाई। ओके, क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आए क्या यार हमने जो सीखा है उसका कोई मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। बस आप ये ध्यान रखिए कि एस ब्लॉक का जब कोई ग्रुप नंबर पूछेगा तो आप बोलोगे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें NS सब सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रुप नंबर कहलाएगा। डी में बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद N-1D सब सेल के इलेक्ट्रॉन और NS सब सेल के इलेक्ट्रॉन का सम कर लूंगा, ये ग्रुप नंबर कहलाएगा। इसी तरह से बी ब्लॉक में जब आएगा तो 10 का जंप लूंगा, तो 10 प्लस NS के इलेक्ट्रॉन और NP के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास है मैग्नीशियम, क्रोमियम और सल्फर, ये 3 एलिमेंट्स, इनका मेरे को ग्रुप नंबर पता करना है। वैसे हमें याद है कि मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल अगर दिमाग में है तो बोलेंगे सेकंड ग्रुप में, क्रोमियम 6th ग्रुप में है, सल्फर 16th ग्रुप में है। कैसे आप टीचर को बताओगे ये चीज? तो देखो आप बोलोगे मैग्नीशियम जो कि एस ब्लॉक में है तो इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। OMEC आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन है? 3s2, NS आउटर मोस्ट होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। तो टीचर को बोलोगे सिंस 3s subcell which is considered as outermost subcell and contain 2 electron, therefore the group number of magnesium is 2, सेकेंड ग्रुप में। चलिए क्रोमियम 24, ये डी ब्लॉक में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन
बाकी हमको OMEC चाहिए, आउटर मोस्ट, पूरा नहीं चाहिए। फिर भी अगर पूरा लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ये n-1 है और ये ns है। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5, और ns में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, सम कर दिया 6, यानी क्रोमियम इज प्रेजेंट इन 6th ग्रुप। बहुत इजी। सल्फर 60 p ब्लॉक में है, p ब्लॉक में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। p ब्लॉक का OMEC क्या होता है? NS2 NP4 है ये सल्फर के लिए। क्या रूल पढ़ा है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS सबसेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NP सबसेल। NS में कितने हैं? 2, NP में कितने हैं? 4, सम कर लो कितना आया? 16, यानी सल्फर का ग्रुप नंबर इज 16। बहुत सरल है बच्चे, बहुत ही इजी है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन तो बनना ही पड़ेगा, बिना कॉन्फ़िगरेशन के तो सब cos 90 हो जाएगा। cos 90 जानते हैं कितना होता है? 0। तो कॉन्फ़िगरेशन बनना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चे? चलिए, अब आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना जान गए। अगर आप इतना जानते हैं तो अब इससे रिलेटेड चीजों को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो आई एम मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सीख गए और फिर ये रूल्स फॉलो करते हैं तो आप बहुत इजीली ग्रुप नंबर पीरियड नंबर दोनों बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पीरियोडिक टेबल के उस सेक्शन पे एंटर करते हैं जहां पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और थोड़ी सी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। दीज आर known as the periodic properties. Periodic properties means मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी जो एक सर्टेन डिफरेंस के बाद बार बार रिपीट होंगी, यानी पीरियोडिक फंक्शन होंगी रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर द सर्टेन डिस्टेंस। जो यहाँ से चलेगा यहाँ तक आएगा, फिर घूम के हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस तक रिपीट होंगी और फिर से वही फिर रिपीट यही प्रोसेस चलती रहेगी। तो इनको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपके पढ़ने हैं सिलेबस में जो है उसमें एटॉमिक साइज में पढ़ने के बाद आपको एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स, ऑर्डर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन और स्कूल में आ रहा है वो है आयनिक रेडियस, कैटाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्डर हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड मैनी मोर, बहुत कुछ। अब होता क्या है बच्चे, अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से कंक्लूड करके चलते हो, कंसेप्ट आपका एकदम सॉलिड है, आप बहुत हैवी पढ़ाई नहीं करिए क्योंकि आप 11वीं 12वीं में बहुत कम कोर्स होता है, आपको अपने सिलेबस की बाउंड्री में बंधना है। आपका बोर्ड या स्कूल सिलेबस और जेईई नीट का सिलेबस सेम है, बस आपकी डेप्थ अच्छी होनी चाहिए नॉलेज की। आपको सरकमफेरेंस नहीं बढ़ाना है कि खूब सारा बटोरना है, ऐसा नहीं है। जो है आपके पास उसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो, बहुत डेप्थ में हो, उसका पिन पॉइंट तक आप पढ़ो तो समझो कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो स्कूल का एज वेल एज कॉम्पिटिशन का। ठीक है, क्लियर बात? चलिए, तो एक तरफ से हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करें और देखें इनमें क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज जब बच्चे पढ़ते हैं तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस शब्द का यूज करते हैं। वहां पर हम ये सीख पाए थे कि एटम की जो रेडियस होती है उसका एक छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशन था, आर रेडियस का n²h²/4π²m⁴ यहाँ पर वैल्यू रखने पे हमको वैल्यू मिली थी 0.529 इंटू n²/z तो इस फार्मूले को, मैथमेटिक्स को हम लेके चलेंगे और पूरे ऑर्डर को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये दिक्कत है कि पीरियोडिक टेबल में यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, कुछ मेटल्स हैं,
कुछ नॉन मेटल्स हैं और इनर्ट गैस भी है, उसमें कुछ अलग से कैरेक्टर है। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। कोवेलेंट रेडियस, हम कोवेलेंट बॉन्ड सीखेंगे अभी केमिकल बॉन्डिंग में, बाकी आपने 9th-10th में हल्का फुल्का सीख लिया। मेटेलिक रेडियस मेटल्स के बीच की होगी, और एक होती है वंडरवाल रेडियस। ये सब क्या है, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम इनके बारे में ध्यान लगाते हैं और इनको कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। तो इन जनरल प्रैक्टिस अगर हम बोले कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी, तो ये तो सामान्य एक्सरसाइज है कि कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये तो आप जानते ही। तो ये तो सामान्य बात हुई। क्या कोई बोले आपको एटॉमिक रेडियस डिफाइन करो, तो आप बोलोगे कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, या डायमीटर भी कह सकते हो आप, यही कह सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को पहले हम पढ़े, अब बोले ये कितने तरह की होती है। तो बच्चों मैंने बताया कि एटॉमिक रेडियस जो होती हैं हम उसको 3 तरीके से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एटम का फ्री एग्जिस्टेंस तो होगा नहीं, वो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म पे होगा, कंपाउंड फॉर्म पे, किसी न किसी एक स्टेबल फॉर्म पे होगा। तो इसको 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला हम तरीका बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब ये कोवेलेंट रेडियस क्या है, तो चलिए आप 9th-10th का थोड़ा सा याद करिए। आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, याद है ना, आपने सीखा है। हल्का फुल्का की बात करें, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन है, तो आपने कहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाते थे, ओवरलैपिंग होती थी, और एक हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिल गए। ये जो मिल गए हैं इसको इस साल हम ओवरलैपिंग बोलेंगे। पहले हम साइंटिफिकली 9th-10th में इतना नहीं बोलते थे। ओवरलैपिंग हो गई तो बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्लियर है? 2 न्यूक्लियस से के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है, और इस बॉन्ड लेंथ की जो हाफ वैल्यू आएगी वो हाफ वैल्यू कहलाएगी क्या? कोवेलेंट रेडियस। तो बहुत सरल है डिफाइन करना, क्या कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ 2 नॉन मेटेलिक एटम, क्योंकि आप कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो तो नॉन मेटल्स के बीच जो बनता है, तो बिटवीन द 2 नॉन मेटेलिक एटम्स इज टर्म्ड एज कोवेलेंट रेडियस। The half of the distance between the nucleus of 2 non-metallic atom in a covalent bond or in a covalent molecule is termed as covalent radius. क्लियर बच्चे? यानी आप ये कह सकते हो कि अगर इसकी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की DHH है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा? RH प्लस RH, यानी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है? बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, है ना। ये तो बहुत बेसिक चीज है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो बहुत ही सरल, कोवेलेंट रेडियस को समझना बहुत ही इजी है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 नॉन मेटेलिक एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उस बॉन्ड लेंथ की हाफ वैल्यू को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। इजी हुई बच्ची बात। अब अगर आपको ये बनता है तो इसी को थोड़ा सा मैं इसको बहुत आगे यूज कराऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाने के कारण कैरेक्टर्स में क्या चेंजेस आते हैं, ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है इसमें भी बहुत चेंजेस आएंगे, ये सब मैं आगे इसमें चर्चा करूंगा। अभी अपन डिफिनीशन की बात करें। अगर आपको कोवेलेंट रेडियस मालूम है तो दूसरी बात होती है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, तो बच्चों आपने अगर 9th-10th में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत सीखा हो तो मेटेलिक रेडियस इजी हो जाएगी। पहली जनरल बात। अच्छा, ये तो तय हो गया कि मेटेलिक रेडियस मेटल में होगी, मेटेलिक कंपाउंड में होगी, किसी मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगी। मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब एटम्स बच्चे आपस में मिलते हैं ना, तो उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, उनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके कारण एटम एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। हाँ, मैंने टच कराया है क्योंकि अपन स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, 3D बनाना चाहते हैं। कोवेलेंट में एटम में
इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग होती है तो वहाँ ओवरलैपिंग होती है। मेटेलिक में ओवरलैपिंग नहीं होती, ये इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के क्लोजर होते हैं। तो अगर ऐसी मेटल के एटम अरेंज हो जाए तो आप फिर वही बोलोगे कि मेटेलिक बॉन्ड में दो मेटेलिक एटम के बीच, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये तो बॉन्ड लेंथ है, और इसका जो हाफ वैल्यू मिलेगा वो पक्का क्या कहलाएगा? बोले वो कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। यानी डेफिनेशन क्या होगी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू मेटेलिक एटम्स इन अ मेटेलिक बॉन्ड इज टर्म्ड एज मेटेलिक रेडियस। आप लिख भी सकते हैं सब कुछ, मैं बोलता हूं क्या कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू मेटेलिक एटम इन अ मेटेलिक बॉन्ड इज टर्म्ड एज मेटेलिक रेडियस। अब बच्चों आप IQ खर्चा करो थोड़ा सा, और मैंने अभी कोवेलेंट रेडियस पढ़ाया और बोला कि ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस की हाफ वैल्यू, ये कोवेलेंट है और ये मेटेलिक है। ये तो चित्र देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि यार इन दोनों में बड़ा कौन है? बोले यार ये तो बड़ा दिख रहा है, इसमें आपस में ओवरलैपिंग नहीं हुई है, एटम क्लोजर हुए बस, इसमें तो एटम मिक्सअप हो रहे हैं, यानी ये लेंथ कम है, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ कम होती है, मेटेलिक बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कोवेलेंट की रेडियस कम होती है, मेटेलिक की रेडियस ज़्यादा होती है। क्लियर बच्चे, दिमाग में आई बात इतनी? चलिए अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ ये अरेंजमेंट बनने वाला है अपन के पास। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े और अब तीसरी तरह की एक रेडियस होती है उसकी चर्चा करें। तीसरी तरह की रेडियस में अब आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हमको दुख देने वाली है, बहुत तकलीफ देने वाली है, और उसका नाम है क्या? उसका नाम है वैन वाल रेडियस। वैन वाल फोर्स हम पढ़ेंगे आगे चल के। वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज वैन वाल फोर्स। ये वैन वाल फोर्स उन जगहों पे होता है बच्चों जो नॉन बॉन्डिंग नेचर के हो, जिनमें आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन ही ना होता हो। अच्छा, तो बोले पीरियोडिक टेबल में सोचो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नॉन बॉन्डिंग हैं, जो बॉन्ड ही नहीं बनाती, जो नॉन रिएक्टिंग है, नोबल है, रेयर है। अरे बोले यार वही तो है, इनर्ट गैस है। अच्छा, तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं आपस में नॉन बॉन्डिंग होती हैं, इवन किसी के साथ भी वो नॉन बॉन्डिंग ही होती हैं। तो जब नॉन बॉन्डिंग होती हैं इसका मतलब क्या होता है? क्या उन्हें आपस में इंटरेक्शन नहीं होता? बोले होता है। बॉन्ड का मतलब क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया मेटल, तो कोई डंडी थोड़ी लगी रहती है हम कि उसको जोड़ दिया, नट बोल्ट कस दिया, समझते हो ना? बॉन्ड यानी इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा क्लोज एटम आएंगे, वीक बॉन्ड दूर दूर रहेंगे, लेकिन अट्रैक्ट तो रहेंगे। तो वैन वाल फोर्स में जब हम ये कहते हैं कि एटम जो है नॉन बॉन्डिंग नेचर के होंगे, इसका मतलब उनमें आपस में शेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, बट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के आपस में तो इंटरेक्ट होंगे। तो आप बोलोगे कि नॉन मेटेलिक इनर्ट गैसेस जो नेचर की हैं, इनर्ट गैसेस जो नॉन बॉन्डिंग हैं, वो अपनी मैक्सिमम अप्रोच में, मैक्सिमम डिस्टेंस में, तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस में उनमें एक इंटरेक्शन लग रहा है, वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है, उसको हम वैन वाल फोर्स कहते हैं। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस की जो हाफ वैल्यू आएगी, उस हाफ वैल्यू को आप क्या कहोगे? वैन वाल रेडियस। जैसे मैं ये कहूँ कि लेट मान लो कि कोई एक मॉलिक्यूल फॉर्म में मैं मान लेता हूँ कि ये है, और एक कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म ऐसा बोल देता हूँ ये है। बोले ये तो कोवेलेंट रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है। कोई भी दो यहाँ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की वर्चुअल डिस्टेंस जहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ये क्या है? बोले बॉन्ड लेंथ है। तो इसका जो हाफ वैल्यू अपन को मिल रही है उसको अपन कहेंगे वैन वाल रेडियस। समझ में आई बच्चों? तो वैन वाल रेडियस